ख़वातीन और हज़रात, अब्राहम लिंकन साहब अमेरिका के 16वें सदर थे और ये उनकी तारीख के चंद मशहूर तरीन सुदूर में से एक है। मतलब जो सबसे ज़्यादा फेमस इनके प्रेसिडेंट्स आए हैं हिस्ट्री में, उसमें से एक अब्राहम लिंकन भी है। अब अब्राहम लिंकन जो है वो कई हवालों से मशहूर हैं। गुलामी अमेरिका में ख़त्म करने के हवाले से बड़ा काम किया इन्होंने, सिविल वॉर के दौरान बड़ा काम किया इन्होंने सिविल वॉर को रोकने के हवाले से। एक मरतबा ये होता है कि कोई केस चल रहा था 1956 में, तो उस केस के दौरान यानी कि वहां पर ये मामला चल रहा था, तो अब्राहम लिंकन ने एक जुमला कहा था। अब वो जुमला इतना मशहूर हुआ कि आगे चलकर वो अंग्रेजी जबान का मुहावरा बन गया, इडियम बन गया। आजकल भी लोग मुख्तलिफ जो है वो ये मुहावरा बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ये मुहावरा जो है ना, इडियम, असल में अब्राहम लिंकन का एक सेंटेंस था, कोट था, जो कि बाद में इडियम बन गया। इडियम ये है जनाब कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। यानी कि आप थोड़े वक्त के लिए थोड़े लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और थोड़े वक्त के लिए बहुत सारे लोगों को भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए सब लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। सब लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में भारत के ऊपर यह मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है। इसकी वजह यह है कि आजकल कई सारे साउथ एशिया के मुल्कों ने भारत के ऊपर एक तरह से ढके छुपे अल्फाज में तनकीद करना शुरू की है कि आपकी वजह से हमारे रीजन का इकलौता जो फोरम था, साउथ एशिया इतना बड़ा रीजन है, करोड़ों की आबादी है, इतना बड़ा हमारा फोरम था और वाहिद फोरम था ऐसा इकलौता जहां हम सब बैठ के साउथ एशियंस तो आपसी कोऑपरेशन बढ़ाने के हवाले से काम करते थे। लेकिन आपकी वजह से हमारा वो फोरम जो है दपड़दूस हो गया, खत्म हो गया। बांग्लादेश ने दबे दबे अल्फाज में भारत से ये शिकायत करना शुरू की, मोहम्मद यूनिस के जमाने से लेके। अच्छा, वो शिकायत इस तरह से करते थे, डिप्लोमेटिक अंदाज में ना, शिकायत करने का भी तरीका होता है, बड़ा मजेदार किस्म का बांग्लादेश का तरीका था। मोहम्मद यूनिस कहते थे सार्क को रिवाइव होना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। अब ये भी शिकायत ही है असल में। वो किसको सुना रहे होते हैं? उन्हीं फोर्सेस को सुना रहे होते थे जो कि सार्क के रिवाइवल के खिलाफ हैं। सार्क के रिवाइवल के खिलाफ कौन है? एक ही कंट्री है और उसका नाम है भारत। बाकी तो सब चाहते हैं सार्क को रिवाइव होना चाहिए, दोबारा बनना चाहिए, लेकिन भारत नहीं चाहता। तो बांग्लादेश ने उनको क्रिटिसाइज किया इसी तरीके से। फिर एक दो रोज पहले मालदीव्स के मोहम्मद मुइज, जो कि बड़े जबरदस्त उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज किया इसी तरह से, मोहम्मद यूनिस की तरह। उन्होंने कहा कि जो सार्क के ममालिक हैं, इनके आपसी जो मसाइल हैं वो बैठ के हल करें और रिवाइव होना चाहिए इसको, सार्क को। एक दो और मुल्कों ने भी, सार्क के जो ममालिक है उन्होंने भी कहा हुआ है, पाकिस्तान ने भी कहा हुआ है सार्क को रिवाइव होना चाहिए, हमें कोई मसला नहीं। अब इस पे देखिए, वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो चोर की दाढ़ी में तिनका, बल्कि ये इडियम ज्यादा फिट बैठता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। और जिसको कह रहे हैं उन्होंने मुंह खोला है, यानी कि भारत ने। उनके जो जायसवाल बाबू हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, जायसवाल बाबू ने उल्टा ये कि इस पे कोई पॉजिटिव कमेंट करते कि चले जी ठीक है, देखते हैं, सार्क को रिवाइव करते हैं, उन्होंने यहां पर भी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, वही पुरानी तोते वाली रिट स्टार्ट कर दी उन्होंने। वो कह रहे हैं कि देखो, इंडिया जो है ना, वो तो रीजनल कोऑपरेशन के हवाले से पता नहीं कितने युगों से, डेकेड से लेकर हम काम कर रहे हैं रीजनल कोऑपरेशन के हवाले से, लेकिन सारा रीजन जानता है कि वो कौन सा मुल्क है जो कि रोड़े अटकाता है, वो कौन सा मुल्क है जो कि रीजनल कोऑपरेशन नहीं चाहता, ये सारा रीजन जानता है। यानी कि दूसरे अल्फाज में जायसवाल बाबू ने असल में ना बोला है कि सार्क को रिवाइव नहीं करेंगे, पाकिस्तान का फैक्टर बता के ना बोल दिया असल में मोहम्मद मुइज के स्टेटमेंट के जवाब में, और बांग्लादेश और दीगर के स्टेटमेंट्स के जवाब में इन्होंने एक्चुअली ना बोला है कि नहीं, हम सार्क को रिवाइव नहीं करेंगे। ना आते हैं इस सबसे बड़े सवाल के ऊपर कि मसला क्या है इनका, भारत को क्या मसला है, सार्क के साथ क्या मसला है? भाई सार्क रिवाइव हो जाएगा तो कौन सा आसमान गिर पड़ेगा इनके लिए? इशू क्या है? इशू पाकिस्तान तो है ही, चले इन्होंने सामने तो पाकिस्तान को रखा हुआ है ना कि ये देखो पाकिस्तान हमें जो है ना वो फेंटा लगाता है, पाकिस्तान जो है वो ये करता है, कश्मीर के अंदर ये होता है वो होता है, तो इसलिए हम नहीं आ रहे, पाकिस्तान से नहीं बैठते।
असल मसला क्या है इसके अलावा? ये साइड इशू है, असल में साइड इशू, ये इशू है, ये भी मसला है, लेकिन असल भारत के लिए मसला इससे बड़ा है। और ये मसला जुड़ा हुआ है 2014 से। 2014 में सार्क के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि नई दिल्ली के अंदर अलार्म बेल्स बज उठे थे और नई दिल्ली वालों ने कहा कि यार भागो, इस सार्क को ना डोरमेंट कर दो, अगर ये एक्टिव रहा तो यहां पर फिर सारे रीजन में हम मतलब जबरदस्त हो जाएंगे, हमारा पता कट जाएगा। क्या हुआ था 2014 में? एक बड़ा मुल्क है जो कि साउथ एशिया का नहीं है, लेकिन उस मुल्क के सारे साउथ एशिया के साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और वो मुल्क साउथ एशिया में अरबों डॉलर के पैसे लगा चुका है। उस मुल्क का नाम है चाइना। नाउ चाइना जो है 2006 से लेकर सार्क का ऑब्जर्वर मेंबर है। इसकी इफ्तिताही और एंडिंग जो मीटिंग्स होती है ना, उसमें ये शिरकत करता है, लेकिन फुल मेंबर नहीं है, वोटिंग भी नहीं कर सकता। अब चूंकि चाइना को मिलने वाला ये जो स्टेटस है ये ऑब्जर्वर का था, तो भारत दिल ही दिल में खुश था कि चलो ये कोई इतना सिग्निफिकेंट किस्म का स्टेटस नहीं है और हम सबसे बड़ा मुल्क रहेंगे यहां पर सार्क के अंदर। बाकी जो ममालिक हैं वो छोटे मुल्क हैं, और वही जो रोटी बेटी का रिश्ता नेपाल के साथ, तो बड़ा भाई बांग्लादेश का। तो ये इस तरह के डिरोगेटरी जो टर्म्स हैं डिप्लोमेसी के अंदर इस्तेमाल करते रहते थे। तो भारतीय डिप्लोमेट्स कॉन्फिडेंट थे कि सार्क कहीं नहीं जा रहा, भारत डोमिनेटेड प्लेटफॉर्म ही रहेगा। लेकिन 2007 में कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ये आता है कि 3 मुल्क उठते हैं सार्क के, और वो कहते हैं कि यार ये जो चाइना है इसका स्टेटस थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, और इसको अपग्रेड करके तो फुल मेंबर बनाते हैं। 3 मुल्कों ने कहा, सार्क के 3 मुल्कों ने। उनमें से एक का नाम है पाकिस्तान, दूसरे का नाम है नेपाल, और तीसरे का नाम है बांग्लादेश। 2007 में बांग्लादेश ने कहा कि ये जो चाइना है इसको फुल मेंबर होना चाहिए। अच्छा, भारत उस वक्त भी यानी चाइना को इतने बड़े थ्रेट के तौर पर नहीं देखता था। इकोनॉमिकली भी चाइना अभी उभर रहा था, इतनी बड़ी ताकत ये नहीं बने थे। तो भारत ने उस वक्त इसको, वो कहते हैं ना, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि खैर है, कोई मसला नहीं है। तीनों ने कहा है तो चाइना इतना बड़ा कॉम्पिटिटर हमारा है नहीं। लेकिन फिर 2007 के बाद मामला आगे बढ़ते बढ़ते जब 2014 में 2014 में जब मामला आगे बढ़ता है, तो 2014 में यह होता है कि खटमंडो के अंदर समिट होने वाली थी। सार्क की समिट हुई खटमंडो के अंदर, और खटमंडो में नेपाल में चाइना ने एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। खटमंडो समिट के अंदर उन्होंने कहा कि हम जो है ना $30 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं सार्क के ममालिक में, और 10,000 स्कॉलरशिप्स देने वाले हैं सार्क के ममालिक को। जो सार्क कंट्रीज हैं उनके स्टूडेंट्स को देने वाले हैं 10,000 स्कॉलरशिप्स, और $30 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये उन्होंने सार्क समिट में अनाउंस कर दिया। इस पे भारतीय पॉलिसी मेकर्स जो है ना, उनके पैरों तले जमीन निकल गई। ये वो फैसला था, वो अनाउंसमेंट थी जो कि भारत उस वक्त, क्या 2014 में, तो क्या आज भी कंपीट नहीं कर सकता। आज भी भारत इस तरह की ऑफर साउथ एशिया की कंट्रीज को नहीं कर सकता। $30 अरब उनके पास नहीं है इन्वेस्ट करने को। तो फिर भारत को लगा कि ये हाथ से फिसल रहा है, सारा रीजन फिसल रहा है, सार्क फिसल रहा है हाथ से। तो उसके बाद ये होता है कि जो ही अगली समिट होती है, सार्क की नेक्स्ट समिट होती है पाकिस्तान के अंदर 2016 में। खटमंडो के बाद अगली समिट हुई पाकिस्तान के अंदर, तो इन्होंने बैकआउट करके तो सार्क को डॉर्मेंट करने का फैसला कर दिया कि सार्क अभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी 1-2 भी अगर मजीद समिट्स हुई तो चाइना ऑफिशियली इसका मेंबर बनने के लिए फुल जोर लगाएगा। तो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ही धपड़दूस कर दिया। यह है कहानी। असल में ये वो कहानी है जिसको छुपाया जाता है। हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोड़ा कौन है, कौन सा कंट्री ऐसा है जो कि सार्क को खत्म कर रहा है, गंदा कर रहा है, सार्क को आगे बढ़ने से रोक रहा है और सार्क को रिवाइव करने से रोक रहा है। एक ही ऐसा कंट्री है, उसका नाम है भारत। क्योंकि वो एक ऐसा सार्क चाहते हैं जो कि भारत डोमिनेटेड सार्क हो, एक ऐसा सार्क जहां पर भारत ही सबसे बड़ा प्लेयर हो। चाइना को वो यहां पर देखना नहीं चाहते, और उनको पता है कि अगर चाइना यहां पर आएगा
तो फिर इंडिया की पोजीशन यहाँ पर कोई ज्यादा खास इतनी मुतासिर कुन नहीं रहेगी। तो असल ये रीजन है। अच्छा, इसके अलावा चाइना को एक एडिशनल बेनिफिट भी तो हासिल है ना, उनका बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव सारे साउथ एशिया के अंदर, सवाए वो जो नन्ना मुन्ना सा भूटान है जो कि शुरू होते ही खत्म हो जाता है, इतना छोटा सा मैप है उसका। उनके अलावा बाकी हर जगह BRI मौजूद है साउथ एशिया के अंदर, तो ये उनको एक प्लस पॉइंट फराहम करता है। इंडिया का कोई BRI नहीं है यहाँ पर, तो लिहाजा भारत समझता है कि फिलहाल अगर हम इसको रिवाइव करेंगे तो ये सारे मुल्क मिलके, कोई एक पाकिस्तान की भी बात नहीं रही ना, अभी पाकिस्तान की भी बात नहीं है यहाँ पर, अब ये सारे रीजन की आवाज हो गई है। मालदीव्स वालों से पूछें वो कहते हैं इसमें चाइना होना चाहिए, नेपाल वालों से पूछें वो कहते हैं इसमें चाइना होना चाहिए, बांग्लादेश से पाकिस्तान से पूछें वो कहते हैं इसमें चाइना होना चाहिए। वजह क्या है? टेक्नोलॉजी है उनके पास, पैसा है उनके पास, इकोनॉमी है उसके पास, अपॉर्चुनिटी उसके पास ज्यादा है। तो ये वो चीजें हैं जो कि भारत के पास उस लेवल की नहीं है जितनी इनके पास है, चाइनीज के पास। लिहाजा चाइनीज इन्फ्लुएंस यहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगा सार्क के अंदर। तो यही वजह है असल में कि जिसके कारण ये सार्क को रिवाइव होने से रोक रहे हैं। लेकिन वही जो इस प्रोग्राम के अंदर काफी अर्सा पहले मैंने बात की थी कि साउथ एशिया के कंट्रीज को सार्क को साइड पे रख देना चाहिए, यहां पर नया फोरम बनाने की जरूरत है। एक न्यू फोरम यहां पर चाहिए इस रीजन को, जो कि सार्क प्लस हो। सार्क प्लस, इसमें इंडिया को माइनस करके आप ऐड कर दें चाइना को, और एक दो और आसियान के कंट्रीज को आप ऐड कर सकते हैं, सार्क प्लस बना सकते हैं आप। आसियान को कंट्रीज को क्या, ये जो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, एनर्जी की जरूरियात आपकी वहां से भी पूरी हो सकती हैं। तो कई सारे ऐसे ममालिक हैं आसियान में और सेंट्रल एशिया में जिसको आप चाइना के साथ ऐड करके सार्क प्लस बना सकते हैं। तभी आप बेहतर तरीके से एक साउथ एशिया का बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं यहाँ के लोगों की वेलफेयर के लिए, बेहतरी के लिए। तो इस पे सोचना चाहिए। भारत सार्क को रिवाइव होने नहीं देगा, ये मैं आपको अभी से ही बता सकता हूं। वहां पर कोई मूड नहीं है, वो नहीं चाहते सार्क रिवाइव हो। इसकी वजह मैंने आपको अभी बताई। वो समझते हैं सार्क के रिवाइवल का मतलब है कि साउथ एशिया के अंदर चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है उसको फरोग देना और भारत के इन्फ्लुएंस को गिराना। वो समझते हैं सार्क का रिवाइवल अगर होगा तो ये चीजें हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज सारे मुल्क उनके साथ ज्यादा करीब हैं। तो सार्क रिवाइव नहीं होगा और इसकी चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर एक अल्टरनेट सार्क की जरूरत है जिसमें भारत की जगह पर चाइना और दीगर ममालिक इंक्लूडेड हो।